इमरान खान का ये एजेंडा ही नहीं है कि किसी सियासी पार्टी से लड़ा जाए। इमरान खान का एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। मैं एक एक चीज को शवाहिद के साथ साबित कर सकता हूं कि इमरान खान इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो किसी फर्द के खिलाफ नहीं कर रहा, किसी भी फर्द के खिलाफ नहीं कर रहा, किसी भी इदारे के सरबराह के खिलाफ भी नहीं कर रहा। वो जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। मईशत को इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है। कोई भी दुनिया का मुल्क आपकी मदद करता है जब आपके पास डोनर एजेंसी जो सबसे बड़ी होती है दुनिया की, वो आपके साथ खड़ी होती है। जब IMF के साथ इमरान खान ने डील की, वो डील को इमरान खान ने निगलेक्ट की। जैसे ही ये हुकूमत रिजीम चेंज हुई, इस हुकूमत ने IMF से राब्ता किया। इमरान खान और उसकी पार्टी ने क्या किया? आपने IMF को मैसेज भेजे। आपकी वो जो आपकी रिकॉर्डिंग्स आई हैं कि आपके लोग कह रहे हैं कि जी सर, अगर हमने इस तरह का कोई खत लिखा IMF को तो ये कहीं मुल्क की सालमियत पे खतरा तो नहीं होगा। जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, कल कैबिनेट ने चंद अहम फैसले किए कि उस महंगाई के तूफान में और आइंदा जो रमज़ान की आमद है, उस सूरत हाल को देखकर अवाम को किस तरह रिलीफ पहुंचाया जा सके। क्योंकि हुकूमत सिंध की यही प्रायोरिटी है, वज़ीर आला साहब की यही प्रायोरिटी है कि इस महंगाई के दौर में जो भी इन्फ्लेशन इस वक्त जो पाकिस्तान पूरा इसको फेस कर रहा है, और मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उसमें अवाम को अवामी हुकूमत किस तरीके से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाने के लिए कोशिश कर सकती है। तो कल कैबिनेट मीटिंग में एक तो वज़ीर आला साहब ने सख्ती से हिदायत की कि हुकूमत के अखराजात पहले से ही, वज़ीर आला साहब ने इस महंगाई से पहले भी काफ़ी ऑर्डर पहले ऐसे अहकाम किए थे कि गैर ज़रूरी अखराजात जो हैं उनको कम किया जाए, लेकिन उन्होंने कम किए, उनको कर्टेल किया। मैं आपको फिगर वगैरह एक दो दिन में फिर एक और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको एग्जैक्ट फिगर भी दे दूंगा कि कौन कौन से महकमे में किस तरीके से गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म किया गया। हालांकि सारे गैर ज़रूरी नहीं भी कहें, लेकिन कौन से ऐसे अखराजात हैं जिसको हम मज़ीद कम कर सकते हैं, मज़ीद उसमें गुंजाइश पैदा की जा सकती है, मज़ीद जो है सरकार पर बोझ को कम किया जा सकता है, जिससे वही पैसा फिर अवाम के फलाह व बहबूद में इस्तेमाल हो, अवाम को उसके समरात महसूस हो। तो उस पर काफ़ी बातचीत हुई। फिर इस रमज़ान के, जिस तरह मैंने कहा कि रमज़ान में कौन कौन सी अशिया हैं जिनको जो लोगों के लिए रोज़मर्रा लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें लोगों को कोई खुदा ना खास्ता उसकी ख़रीदारी में कोई तकलीफ ना हो, तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाया गया है। प्राइस कंट्रोलिंग जो है, ऑलरेडी हमारे पास ब्यूरो ऑफ सप्लाई एक डिपार्टमेंट है। इससे पहले जो मैजिस्ट्रेट के पावर होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास, डिप्टी कमिश्नर्स के पास। कल सिंध काबीना ने यह फैसला किया कि कानूनी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से और उन सब की मुशावरत से अब ये इख्तियारात जो है, जो मैजिस्ट्रेट के पावर्स होंगे, वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई के भी ऑफिसर्स को दिए जाएंगे, और मज़ीद ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जहां हम समझते हैं कि मैन पावर अगर किसी भी एक डिपार्टमेंट का कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन गवर्नमेंट के उन महकमे में काम करने वाले लोगों को वो मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात हुकूमत देगी कानून के दायरे में रहकर, ताकि कोई भी शख्स, ग्रुप या कोई भी इस तरह की कोई फील्ड के लोग आर्टिफिशियल महंगाई ना कर सकें और गैर ज़रूरी कीमतों में इजाफा ना कर सकें। वो फिर मैजिस्ट्रेट पावर के जरिए अगर कोई शख्स गैर ज़रूरी तौर पर उन खाने पीने की चीज़ों के अखराजात को बढ़ाएगा, तो मैजिस्ट्रेट के पास उसको गिरफ्तार करने के पावर भी होंगे, मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेनल्टी देने के पावर भी होंगे, और हैवी पेनल्टीज भी उनको दी जा सकती हैं। और वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो लोग जो कि जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को, जब डिमांड और सप्लाई का मसला होता है तो चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं ताकि जी डिमांड और सप्लाई की वजह से भी उनको प्रॉफिट्स उनके बढ़ें, तो उस पर खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको कल फैसले किए गए, और कैबिनेट ने इंशाअल्लाह ताला जो वज़ीर आला साहब का विजन है, तो पाकिस्तान भर में इंशाअल्लाह ताला सबसे ज़्यादा कोशिश होगी सिंध हुकूमत की कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करे। उसके लिए बचत बाज़ारें भी लगेंगी, और उस बचत बाज़ारों में भी उन जगहों पे लगेंगी, उन जगहों पे वो सब्सिडी दी जाएगी जहाँ पे लोग मुस्तहिक हैं। ये नहीं है कि वो पोश एरियाज़ में लग रही हों, वो जो सब्सिडी की चीज़ें हैं या उस तरह का फोकस पोश एरियाज़ में हो रहा हो,
वो कोशिश की जाए कि जो लो लाइन एरियाज है जहाँ पे ज़्यादा मुस्तहक है उनको उसके समरात जो हैं वो मिले। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर पे जो कच्चे का इलाका है उसमें डेफिनेटली आपको पता है कि कच्चे के बॉर्डर्स के एरियाज, चाहे वो बलूचिस्तान से मिलते हों चाहे वो पंजाब से मिलते हों, सरहदें जो हैं वहाँ पे अरसा दराज से डाकू मौजूद हैं जिनके खिलाफ पुलिस जो है वो मुस्तकिल तौर पे कार्रवाइयाँ कर रही है। तो डेफिनेटली उनके पास जो वेपन्स हैं, जिस तरह के हथियार वो लोग यूज़ करते हैं, तो हुकूमत सिंध जो है वो ये चाहती है कि पुलिस भी उन्हीं की तरीके, अगर उनके पास ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं तो अगर एक जिसको कानून तोड़ने वाले के खिलाफ जो हुकूमत रेट को चैलेंज करता हो या जो दहशतगर्द हो या जो चाहता हो कि जी बुराई पैदा हो, उसके पास अगर इस तरह के हथियार हैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके पास भी उस तरह के हथियार होने चाहिए। तो वो प्रपोजल भेजा गया है, कैबिनेट ने मंजूर भी किया है, खासी रकम उसमें रखी है कि हम अपनी पुलिस को फुली इक्विप्ड करें और इस तरह के हथियार पुलिस को लेकर दें कि पुलिस उनसे मुकाबला कर सके। उसमें ज़रा एक प्रोसेस है, फेडरल गवर्नमेंट से उसमें रब्ता किया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी कैबिनेट की मंजूरी से रब्ता कल उसमें किया जा रहा है कि जी हमें वो परमिशन दी जाए कि ये इस तरह के वेपन्स जो हैं वो लें और उसके बाद फिर जो है उसका हम कर सकें। तो ये और ये भी फैसला किया गया कि जॉइंटली मुख्तलिफ सूबों की पुलिस से रब्ता करके और रेंजर्स और आर्मी को भी जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको भी रब्ता करके उन दहशतगर्दों के खिलाफ, उन इस तरह के डाकुओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उस पर कैबिनेट ने कल मंजूरी दी है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा आइटम्स थे, डिटेल में थे, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की थी या किसी और इशूज़ के थे उस पर कैबिनेट ने अपने मुख्तलिफ चीज़ों पे किया है। एक दो इश्यूज़ और भी हैं, उस पर भी इश्यूज़ हुए, लेकिन वो अभी जब वक्त आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ अहम फैसले हैं जो कि इन सारे फैसलों का मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का है। तो वो पॉलिसीज़ के कुछ अभी इशूज़ हैं वो भी बाकी हैं। अच्छा, ये एक बारी बारी पहले एक ये बताएं कि मरदमशुमारी पर आपकी तरफदार है क्या, क्योंकि इस वक्त कुछ कौन जमा के। देखिए हमारे तरफ से मैं आपको सिंपल बता दूं, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग सूबे में रहते हैं एक एक शख्स को एतमाद हो इस मरदमशुमारी पे और किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, पहली बात। दूसरी ये कि जी जो भी डेटा है, जो शुमारी उस वक्त हो रही है, वो कम से कम उस शख्स को ज़रूर पता होना चाहिए कि जी मैंने अगर 10 नाम लिखवाए तो 10 के 10 गिने गए, पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि जी सरकार सिंध हुकूमत के पास भी डेटा होना चाहिए कि जी अगर यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे हल्के में इस यूनियन काउंसिल में 100 घर हैं तो वहाँ पे 80 घर ना गिने जाएं, 100 घर गिने जाएं, और अगर 100 घर वो गिने गए हैं तो मुझे पता होना चाहिए। जी हमीद साहब, हमीद साहब, असला खरीद करने के लिए फैसला किया। पिछली एपेक्स कमेटी में फौजी क़यादत ने फौजी असला देने के लिए मुखालफत की, ताकि पूरी दुनिया में किसी भी पुलिस के पास फौजी। देखिए कोई मुखालफत नहीं की, मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई मुखालफत नहीं की। डिस्कशन हुई, उन्होंने अपनी राय दी, हमारे अपने राय, और अभी भी हम जो है जो हमारी यहाँ से रिकमेंडेशन गई हैं वो यही कहें कि फेडरल गवर्नमेंट की सबकी मर्जी से ही सारा काम होगा। अच्छा सर, ये बता दें कि एक तो खान साहब ने जो माहौल एक सियासी पैदा किया हुआ है उसकी वजह से मईशत पर भी बुरे असरात हो रहे हैं, कोई बाहर से इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। तो ये इस पूरी तमाम तर सूरत हाल को किस तरह आप देख रहे हैं कि इसके मुल्क के ऊपर क्या नेगेटिव असरात हो रहे हैं? इसके अलावा मेरा साथ साथ छोटा सा सवाल है कि जो अफगानी और दीगर जो यहाँ पे कराची में मौजूद हों उनको गिनने से महरूम रखेंगे, क्या करेंगे, उनके लिए कोई वादे पॉलिसी? पहले मैं आपको दूसरी बात कह दूं, दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। हर शख्स को गिना जाएगा ताकि पता चले कि आपके सूबे में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग आपके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग आपका पानी पी रहे हैं, कितने लोग आपके सड़कें यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग आपके बिजली यूज़ कर रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं। तो गिना तो हर शख्स को जाएगा। फिर वो अलग बात है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो अगर जो इलीगल कोई सामने होता है तो उसको इलीगल को बाहर निकाला जाए, जो कानून मौजूद है, तो वो सारी चीज़ें मौजूद। तो आपको दूसरा सवाल था इमरान खान के बारे में। मैं आपके वो भी मैं आपको सुना जाता हूँ। जहाँ पे दूसरी बात आपने की इमरान खान वाली, और आपने कहा कि मईशत की बात की,
देखिए, इमरान खान इस वक्त किसी भी सियासी पार्टी से नहीं लड़ रहा, मैं बड़ा वाजे कर दूं। इमरान खान का ये एजेंडा ही नहीं है कि किसी सियासी पार्टी से लड़ा जाए। इमरान खान का एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। और ये बात मैं सिर्फ ऐसे इल्जामन नहीं कह रहा हूं कि मैं एक काउंटर प्रोडक्ट करूं कि भाई ठीक है, एक मेरे ओपोनेंट पार्टी का लीडर है तो उसने उसकी हर बात को मुझे निगलेक्ट करना है, हर चीज को मुझे अपोज करना है। मैं एक एक चीज को शवायद के साथ साबित कर सकता हूं कि इमरान खान इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो किसी फर्द के खिलाफ नहीं कर रहा, किसी भी फर्द के खिलाफ नहीं कर रहा, किसी भी इदारे के सरबराह के खिलाफ भी नहीं कर रहा। वो जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है मैं आपको साबित कर सकता हूं। यही भी मैं नहीं कहूंगा जी कि मैं कह दूं जी कि फलानी पार्टी का लीडर वो गद्दार है, वो पाकिस्तान का दुश्मन, मैं ऐसा कोई जुमला नहीं कहूंगा, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। आपने अमित साहब सवाल किया, आपने साथ में कहा कि जी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। यस, मईशत को इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है। आप मेरी बात सुने, आपको पता है शुरू से पूरी दुनिया के बच्चों को पता है कि कोई भी दुनिया का मुल्क आपकी मदद करता है जब आपके पास डोनर एजेंसी जो सबसे बड़ी होती है दुनिया की, वो आपके साथ खड़ी होती हैं। वो आपके साथ एक मैसेज जाता है कि जी वो आपके साथ इन सारी पॉलिसीज में आपके साथ शामिल हैं। जब IMF के साथ इमरान खान ने डील की, वो डील को इमरान खान ने निगलेक्ट की। मैं वो बात दोबारा पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो उससे खतरनाक बात थी कि जैसे ही ये हुकूमत रिजीम चेंज हुई, ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने IMF से राब्ता किया। जब इस हुकूमत ने IMF से राब्ता किया तो आपकी उस वक्त इमरान खान और उसकी पार्टी ने क्या किया? आपने IMF को मैसेज भेजे। आपकी वो जो आपकी रिकॉर्डिंग्स आई हैं कि आपके लोग कह रहे हैं कि जी सर, अगर आपने इस तरह का कोई खत लिखा IMF को तो ये कहीं मुल्क की सालमियत पे खतरा तो नहीं होगा। कहा कि फाड़ में जाए खतरे को, अभी ये काम खान साहब का हुक्म है, ये काम पूरा करो। PTI की पूरी कोशिश थी कि इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी को और IMF को ये मैसेज दिया जाए कि आपने पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद नहीं करनी। ये बात मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा, इसके तो शवाहिद मौजूद है ना। हो सकता है कि एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट कोई ये शख्स कहे कि जी मैं गलत बात कर रहा हूं, मैं इल्जाम लगा रहा हूं, लेकिन ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी कि PTI ने इमरान खान की हिदायत पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को और IMF को यह मैसेज दिया कि पाकिस्तान की मदद ना करें ताकि पाकिस्तान खुदा ना खासा डिफॉल्ट में जाए, पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जाए। इसकी हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने की। तो जो चीज इमरान खान ने की, क्या यह पाकिस्तान के लिए अच्छा था? क्या यह मुल्क के लिए अच्छा था? क्या यह मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा था? दूसरी बात, इमरान खान ने इस वक्त जो कोशिश हो रही है, पहले जुडिशरी पर अटैक किए गए, जुडिशरी के जजेस के नाम ले लेके धमकियां दी गई, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया। यह मैसेज था। यह मैसेज ये था कि अगर कोई जज इमरान खान को रिलीफ नहीं देगा तो इमरान खान उसके नाम ले लेके कहेगा कि तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और छोड़ूंगा नहीं का मकसद क्या है? इमरान खान के पास डंडा बरादर फोर्स है, इमरान खान के पास मुल्क के बदनाम जमाना टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल सपोर्ट हासिल है। तो जब आप किसी को धमकी देते हो, धमकी इसी तरीके से देते हो, धमकी डायरेक्टली बोलते, किसी को बोलते हो कि मैं आपको का खून कर दूंगा। आप जब अगर एक शख्स जिसको दहशतगर्द तंजीमों की सपोर्ट हासिल हो, जिसके पास डंडा बरादर वो शो करते हो हर अपने जलसे में। आज भी दोपहर को जब बोला था कि बलूचिस्तान की पुलिस पहुंच गई तो डंडा बरादर खबर चली थी, डंडा बरादर फोर्स जो है वो जमान पाक पहुंचना शुरू हो गई। तो ये सारे मैसेजेस है ना आपके पास कि एक बंदा, मैं पहले भी कहता आया था, उसे लोगों ने शायद कम समझा कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बन चुका है। जो भारत में शिवसेना पार्टी है और वहां पे बाल ठाकरे, ये पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे। शक्ल भी माशाल्लाह मिलती है और काम भी इनके मिलते हैं।